संघ को समझना इतना सरल नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नज़र आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी नागरिक या कहें कि एक अमेरिकी पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया है, यानी पॉडकास्ट किया है उसके साथ। इसमें उन्होंने वैश्विक और घरेलू राजनीति के साथ साथ गुजरात दंगों पर भी बात की है, जिस पर बात करने से वो अक्सर बचते रहते हैं, क्योंकि गुजरात में जब दंगा हुआ था तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। एक वक्त ऐसा भी था जब गुजरात दंगों की वजह से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। गुजरात में नमस्ते ट्रंप के आयोजन का वो किस्सा भी सुनाते हैं कि कैसे उनका भाषण सुनने के लिए ट्रंप मंच के नीचे बैठे थे, जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के विपरीत है, जैसा कि पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में ये बताते हैं और ये दावा करते हैं। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी बात करते नजर आते हैं और बताते हैं कि जब वो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुए तो कैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने खुद के पाकिस्तान जाने का भी जिक्र किया, जिस पर देश भर में उस वक्त राजनीतिक गलियारों का बाजार गर्म हुआ था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और आरएसएस के उन दिनों को भी याद किया जब वो आरएसएस के लिए काम किया करते थे। अपने जीवन में आरएसएस की भूमिका पर भी बात की। इस वीडियो में हम पूरे 3 घंटे की बातचीत का निचोड़ जानेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आरएसएस, गुजरात दंगा, ट्रंप, शी जिनपिंग और पाकिस्तान के बारे में पीएम मोदी की क्या राय है। आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुईं। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी? 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि एक आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001
मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी थी, गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हज़ारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे ज़िम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें, तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊँ। और इतनी बड़ी घटना, एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई। लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे, और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और अब पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था, उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। पूरी तरह शांति है, और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं, और उसके कारण जिसको भी कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने, वो दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आप और शी जिनपिंग एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। हाल के तनावों को कम करने और चीन के साथ संवाद और सहयोग फिर से शुरू करने में मदद के लिए उस दोस्ती को कैसे फिर से मजबूत किया जा सकता है?
देखिए, भारत और चीन का संबंध, ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक-दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल क पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था, उसका 50% से ज़्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूँ कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक-दूसरे से सीखना, एक-दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी ज़माने में तो चाइना में काफ़ी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा हम जहाँ तक डिफरेंसेस तो होते हैं, 2 पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ न कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज़ नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएँ घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियाँ काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ। उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ज़रूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो हम तो चाहेंगे कि भारत-चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है। स्पर्धा कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन संघर्ष नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का टकराव, ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिला कर के लड़ रहे थे। और देश आज़ादी के लिए आज़ादी का जश्न मना का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियाँ रही होंगे वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के
बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर-भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए, उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो, काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अ, अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था, ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएँगे, और वहाँ की अवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वहाँ की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। इस प्रकार के मार-धाड़, लोही-लुहान, बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन कर के आते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने कोशिश की हो, पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हों, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। फुटबॉल उन बेहतरीन खेलों में से एक है, जो न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट करता है और इससे किसी भी खेल की ताकत का पता चलता है। आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूँगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन-सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूँ। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेल-कूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ कर के मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ कर के सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज़ ना हो, तो आइए हम ज़रा एक अ, पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हज़ारों की भीड़ में
अमेरिकन हाँ। राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े, भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील करती है। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर दुनिया में राजनेताओं के विषय में मीडिया में इतना रिपोर्ट छपते हैं कि हर कोई एक दूसरे को मीडिया के माध्यम से आंकता है, स्वयं ज्यादा एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को न पहचानते हैं न जानते हैं। और शायद तनाव का कारण भी ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ही है। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया, तो राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए-नए आए थे, दुनिया ज़रा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भाँति-भाँति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुँचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी, एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे, और मैं देख रहा था उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं था। कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पे कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज़ बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है और कितना रिस्पेक्ट है। वो मैं अनुभव कर रहा था और बड़े खुल कर के काफ़ी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था। और मैंने देखा कि जब वो पहली टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था, तो इन 4 साल में नहीं तो पचासों बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज़ माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। नॉर्मल ये बहुत कम होता है। हुँ। यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले न मिले, लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास, ये अटूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे और बेहतर मोल-भाव करते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में आपकी यात्रा के दौरान कही। एक वार्ताकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? और आपके अनुसार उनके कहने का क्या मतलब था कि आप मोल-भाव में अच्छे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं, अलग-अलग विषय पे तारीफ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ, और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे आग्रह को तो सब कोई जानते हैं कि भई मोदी है तो
इन चीज़ों का आग्रह करेगा और वो तो मेरे देश के लोगों ने मुझे वो काम दिया है, तो मैं तो मेरे देश यही मेरा हाई कमांड है, मैं तो उनकी इच्छा का ही पालन करूँगा। जब आप 8 साल के थे, तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप आरएसएस के बारे में बता सकते हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जो भी आज हैं और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसा कुछ तो भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास और देशभक्ति के गीत और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गाँव में आते थे, तो अलग-अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे। तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात-रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मज़ा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेल-कूद होता लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को ज़रा बड़ा मज़ा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो र संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो, करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढूँ मैं देश के काम आऊँ। अगर व्यायाम करता हूँ, मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वाँ वर्ष है और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए और संघ स्वयं तो एक पर्पस ऑफ लाइफ जिसको कहें, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।